नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे भाषाई कौशलों का विकास। 2 कौशल हमने पहले कर लिए है, तीसरा कौशल है हमारा पठन कौशल या वाचन कौशल भी कह सकते हैं। इस कौशल से किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस कौशल से क्या है कि अधिकतर क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं और वो ही डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार इस कौशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे पठन कौशल, यानी कि इसकी परिभाषा क्या होती है। लिखित रूप में किसी भी अंश, विचार या बात को मन में या बोलकर पढ़कर उसका भाव ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पठन कहलाता है। अधिकतर छात्र अन्य व्यक्तियों के लिखित विचारों को पढ़कर समझ सके, यही क्या है, पठन कौशल है। पठन शब्द की रचना पठ धातु ल्यूट प्रत्यय से हुई है, जिसका अर्थ है वाचन से ग्रहण करना। फिर नेक्स्ट है वन लाइनर क्वेश्चन बनने के चांस यहाँ से बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि पढ़ने का संबंध अर्थ ग्रहण करने से है। आपसे पूछा जाएगा कि पढ़ने का संबंध है अर्थ ग्रहण करने से या अन्य 3 ऑप्शन और दे देगा, तो आपको आंसर क्या करना है, अर्थ ग्रहण करने से। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण उच्चारण की शुद्धता से है, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति है उसका आवश्यक गुण क्या है, उच्चारण की शुद्धता से। फिर नेक्स्ट है कि मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने का सशक्त माध्यम कौन सा है, वाद विवाद। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने का सशक्त माध्यम पूछे आपसे तो कौन सा होगा, वाद विवाद। फिर नेक्स्ट है कि वर्तनी का विधिवत ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए, तो वर्तनी का विधिवत ज्ञान प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्व अनुभव से संबंध होना चाहिए, यानी कि जो भी पठन सामग्री दी जाएगी बच्चों को, उनका क्या है कि बच्चों की समझ और पूर्व अनुभव से संबंध होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि वाचन का महत्व। वाचन शक्ति हमें गंभीर अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना है। आपसे पूछे कि प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको होना चाहिए शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना। फिर पलट के क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वाचन का मुख्य उद्देश्य शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना है, तो ये किस स्तर के लिए है, तो वो कौन सा स्तर होगा, हमारा प्राथमिक स्तर होगा। फिर नेक्स्ट है कि वाचन प्रक्रिया के सोपान। वाचन प्रक्रिया के कितने सोपान हैं, 3 सोपान हैं, प्रत्यक्षीकरण, अर्थग्रहण, प्रयोग। फिर नेक्स्ट है कि वाचन के प्रकार कितने हैं, तो वाचन के 2 प्रकार है, सहस्वर वाचन, मौन वाचन। सहस्वर वाचन किसे कहते हैं, सहस्वर वाचन जिसमें क्या होता है कि जोर जोर से किसी चीज़ को पढ़ना। जैसे कि बच्चे अधिकतर हम छोटी कक्षाओं में देखते हैं कि एक बालक सामने से बोलता है और अन्य बच्चे क्या कि जोर जोर से उसके पीछे वैसा का वैसा उच्चारण करते हैं। जैसे कि हम आमतौर पर देखते हैं कि पहली या दूसरी कक्षा के बच्चों से हम पहाड़े हुए, गिनती हुई, एनआर हुए, ये चीज़ें बुलाते हैं, तो वो बच्चे कितने जोर से बोलते हैं, तो वो ही क्या होता है, सहस्वर वाचन होता है। फिर नेक्स्ट है कि मौन वाचन। मौन वाचन वो होता है जिसमें क्या है कि बच्चा किसी दूसरे को पढ़ रहा है लेकिन किसी दूसरे को सुनाई ना देकर स्वयं ही मौन शांतिपूर्वक पढ़े, वो ही क्या होगा, मौन वाचन। सहस्वर वाचन करने से क्या होते हैं, दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए क्या है कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए तो सहस्वर वाचन उपयोगी है, लेकिन उच्च मान लो कि अन्य उच्च कक्षाओं के लिए सहस्वर वाचन है वो उपयोगी नहीं है। उच्च कक्षाओं के लिए तो मौन वाचन उपयोगी होता है, मौन वाचन प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होता। फिर नेक्स्ट करते हैं कि सहस्वर वाचन। सहस्वर वाचन का अर्थ क्या है, जोर जोर से पढ़ना। फिर देखें तो सहस्वर वाचन के कितने प्रकार हैं, सहस्वर वाचन के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन कितने प्रकार का होता है, व्यक्तिगत वाचन 2 प्रकार का होता है, आदर्श वाचन जो अध्यापक करता है, अनुकरण वाचन जो छात्र करते हैं। यानी कि जो क्या है कि आदर्श वाचन कौन करेगा, अध्यापक करेगा। हम आदर्श वाचन उसी से ही करवा सकते हैं जिसको क्या है कि सब कुछ ज्ञान हो, यानी कि शुद्ध मान लो कि हिंदी भाषा होते हैं उसको शुद्ध तरीके से वो बोल सके, बच्चों को समझा सके,
प्रत्येक वर्तनी का उसको क्या हो, ज्ञान हो, उत्मल वलाघात लय ताल सब चीज़ों का ज्ञान हो, वो ही क्या है, आदर्श वाचन कर सकता है, अन्य कोई आदर्श वाचन नहीं कर सकते। अनुकरण वाचन कौन करता है, छात्र करते हैं, यानी कि अध्यापक आदर्श वाचन करेगा, चीज़ों को समझाएगा, उसके बाद क्या है कि बच्चे अनुकरण वाचन करेंगे। फिर नेक्स्ट है कि सामूहिक वाचन। सामूहिक वाचन क्या कि 2 या 2 से अधिक बच्चे छात्र क्या कि आपस में कर सकते हैं, जैसे कि कविता हुई, पहाड़े हुए, गिनती हुई, ये सब चीज़ें क्या है कि सामूहिक वाचन में कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि गद्य हुआ, जैसे कि कोई कहानी हुई, उपन्यास हुए, इन चीज़ों का क्या है कि सामूहिक वाचन नहीं हो सकता। जैसे कि गिनती, पहाड़े, एनआर हुई, कविता ही, इन चीज़ों का तो सामूहिक वाचन हो सकता है, लेकिन कहानी, उपन्यास, इन चीज़ों का सामूहिक वाचन नहीं हो सकता। अधिकतर बच्चे क्या है कि इसमें 2 या 2 से अधिक बच्चे असामूहिक वाचन करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि मौन वाचन। मौन वाचन के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, गहन अध्ययन और द्रुत वाचन। यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। आपसे क्वेश्चन या तो पूछा जाएगा कि वाचन प्रक्रिया के सोपान, तो आपको क्या कि तीनों सोपान याद रखने हैं। फिर पूछे आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार बनते हैं ज़्यादातर, वाचन के प्रकार कितने हैं, सहस्वर वाचन, मौन वाचन दे देगा और अन्य प्रकार भी दे देगा। तो आपको क्या कि इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सहस्वर वाचन के प्रकार हैं, इनमें से एक दे देगा, 3 अन्य दे देगा, या फिर दोनों ये दे देगा, तीसरा कोई और ऑप्शन दे देगा और चौथा कोई और ऑप्शन दे देगा। तो सहस्वर वाचन के कितने प्रकार है, 2 प्रकार है, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन। और व्यक्तिगत वाचन के कितने प्रकार है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आपको क्या है कि ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भले ही डेफिनेशन आप याद ना रखो, लेकिन इनके क्या कि नाम आपको याद रखना है। इनसे क्या कि एक क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर नेक्स्ट है कि मौन वाचन का प्रकार कितने हैं। मौन वाचन की 2 प्रकार है, गहन अध्ययन, द्रुत वाचन। गहन अध्ययन, गहन नाम देखते ही क्या कि आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि प्रत्येक चीज़ को गहराई से समझना, यानी कि गहनता से समझना, छोटी छोटी चीज़ों को खोजना ही क्या होता है, गहन अध्ययन होता है। और द्रुत वाचन क्या होता है, द्रुत वाचन होता तो मौन वाचन है, लेकिन क्या कि इसमें किसी चीज़ को हम क्या कि धीरे धीरे नहीं पढ़ सकते, तेज गति से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो प्रत्येक चीज़ है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जैसे हम उपन्यास पढ़ते हैं, कोई कहानी हो गया, कोई लेख हो गया, उन चीज़ों को क्या कि हम द्रुत वाचन से पढ़ सकते हैं। द्रुत वाचन किसका प्रकार है, मौन वाचन का प्रकार है, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, हम तेज गति के माध्यम से। फिर नेक्स्ट है कि कुछ डेफिनेशंस हैं मौन वाचन की, यानी कि लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांतिपूर्वक पढ़ना क्या कहलाता है, मौन वाचन या मौन पठन कहलाता है। मौन वाचन से क्या होता है, चिंतनशील तथा कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो यहाँ से क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चन बनने का, एक क्वेश्चन बनने का चांस है। तो ए नोट्स क्या है कि मेरा टेलीग्राम चैनल है मोनिका मैम जी के एकेडमी से, वहाँ पे क्या है कि ये पूरे के पूरे मेरे हैंड रिटन नोट्स है डाल दिए जाएंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार पढ़ोगे 1 नंबर पक्का हो जाएगा। मौन वाचन से समय का सदुपयोग तथा ज्ञान में वृद्धि होती है, स्वाध्याय की आदत बनती है। मौन वाचन उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्या है, उपयोगी नहीं है। लेकिन सहस्वर वाचन है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि वाचन शिक्षण की विधियाँ, यानी कि वाचन शिक्षण है, इसकी मुख्य विधियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो क्या है कि आपको विधियों के नाम याद रखने हैं। सीधा सा आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से वाचन शिक्षण की विधि है, तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, जितनी भी विधि है उनके नाम याद रखने हैं। एक तो होती है शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शब्द के आधार पर देखें तो वर्णबोध या अक्षरबोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, स्वर उच्चारण विधि। दूसरी है देखो कहो विधि, इस विधि को हम शब्द या पद विधि भी कहते हैं। तीसरी है वाक्य विधि। चौथी है कहानी विधि, अनुकरण विधि, संपर्क या साहचर्य विधि भी हम कह सकते हैं। ये किसके द्वारा दी गई है, मारिया मोंटेस्क्यू के द्वारा दी गई है। थोड़ा थोड़ा क्या कि हम इनकी सार देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम वर्णबोध या अक्षरबोध विधि को। इस विधि के अंतर्गत क्या है कि वर्णों की सीधी पहचान कराई जाती है बच्चों को। इस विधि में सबसे पहले क्या की जाती है, बच्चों को सीधी ही वर्णों की पहचान करा दी जाती है, बिना किसी नियम ये चीज़ रटाई है, सीधे ही बच्चों को क्या कि वर्ण रटाए जाते हैं।
यही इस विधि का क्या है कि दोष भी है। जैसे कि ए अनार, आ आम, कै कबूतर, कै खड़ा, ये चीज़ें क्या है कि सीधी की सीधी बच्चों को क्या कि हम देखते हैं जो पहली दूसरी कक्षा के बच्चे होते हैं उनको क्या है कि अधिकतर ए अनार, कै खड़े, ये चीज़ें क्या है कि सीधी पहचान कराई जाती हैं। इसमें क्या होता है कि बालकों का अधिकांश समय क्या है कि वर्णमाला के रटने में ही चला जाता है। ये क्या इस विधि का दोष है। फिर नेक्स्ट है कि ध्वनि साम्य विधि। इस विधि के अनुसार क्या है कि ध्वनि में समान शब्दों का साथ साथ उच्चारण सिखाया जाता है, यानी कि एक समान ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ उच्चारण करके बच्चों को क्या कि सिखाया जाता है। जैसे कि कल, चल, फल, जल। अगर आपसे इस प्रकार की कोई शब्द दे पूछे कि इसमें कौन सी मतलब विधि, वाचन शिक्षण की कौन सी विधि का उपयोग है, तो वो कौन सी होगी, ध्वनि साम्य विधि। यानी कि समान ध्वनि वाले शब्दों को क्या कि एक साथ बताया जाता है। जैसे कि लोटा, खोटा, मोटा, पक्का, पक्का, पक्का। इस प्रकार के शब्द क्या कि आपको ध्वनि साम्य विधि में देखने को मिलेंगे। स्वर उच्चारण विधि। इस विधि में अक्षर व शब्द की ध्वनि को महत्व दिया जाता है। क्या दिया है स्वर उच्चारण विधि में? अक्षर व शब्द की ध्वनि को महत्व दिया जाता है तथा ध्वनि ज्ञान को व शुद्ध उच्चारण को सीखता है बालक इस विधि में। यानी कि स्वर उच्चारण विधि में बालक क्या करता है, ध्वनि ज्ञान और शुद्ध उच्चारण को सीखता है, और इस विधि में अक्षर और शब्द की ध्वनि को क्या है, अधिक महत्व दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि देखो और कहो विधि। इस विधि में क्या है कि प्रारंभ में ही बालकों को क्या है, शब्दों का क्या परिचय करवा दिया जाता है। बच्चों को क्या कि स्टार्टिंग में ही जो शब्द होते हैं उनसे क्या कि परिचित करवा दिया जाता है। फिर शब्दों का क्या है, ज्ञान कराने के लिए बच्चों के लिए चित्रों को माध्यम बनाया जाता है। जैसे कि हम बच्चे को कबूतर का चित्र दिखाएंगे तो कहेंगे कैप फॉर कबूतर। जैसे कि हम सलगम दिखा देंगे बच्चे को, सलगम का चित्र दिखा देंगे, या फिर किसी के नज़दीक सलगम हो तो हम बच्चे को क्या कि क्लासरूम में ही सलगम बच्चों को लाकर दिखा सकते हैं। फिर बच्चों से पूछेंगे ये किसका चित्र है, तो बच्चे देखते ही क्या कहेंगे, सलगम का चित्र है। यानी बच्चे को चित्रों के माध्यम से प्रत्येक चीज़ें सिखाई जाती हैं। कोई भी चीज़ हो उनको चित्र दिखाकर ही समझा दिया जाता है। इस विधि का दोष है कि इस विधि में सीमित शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। कंप्लीट शब्दों का क्या प्रत्येक चीज़ का ज्ञान नहीं करवाया जा सकता। वाक्य पठन विधि। वाक्य पठन विधि में क्या हो कि इस विधि के अनुसार बालकों को प्रारंभ से ही छोटे छोटे वाक्य पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद क्या कि थोड़े बड़े वाक्य दिए जाएंगे, उसके बाद क्या कि थोड़े और बड़े वाक्य दिए जाते हैं। प्रारंभ में क्या कि बच्चों को बिना मात्रा के वाक्य दिए जाएंगे, उसके बाद क्या कि छोटी छोटी मात्राओं के वाक्य बच्चे को दिया जाता है। इसलिए क्या कि वाक्य पठन विधि में सबसे सीधा से पूछा जाएगा कि वाक्य पठन विधि क्या है, तो वाक्य पठन विधि में क्या कहते हैं, प्रारंभ में छोटे छोटे वाक्य दिए जाते हैं बच्चों को, और वो भी कौन से, बिना मात्रा वाले। फिर नेक्स्ट है कि कहानी विधि। कहानी विधि क्या है, वाक्य विधि का क्या होती है, परिवर्तित रूप होती है। इसमें यह विधि क्या है कि छोटे बालकों के लिए उपयोगी होती है। यानी कि कहानी विधि कौन से बालकों के लिए उपयोगी है, तो वो होती है छोटे बालकों के लिए। इसमें बालकों को क्या कि अनेक चित्रों के सहयोग से कहानी सुनाई जाती है। अनेक चित्र यानी कि अलग अलग चित्र ले लिए जाते हैं, और उन चित्रों को क्या है कि कहीं पर मोर का ले लिया, कहीं शेर पर ले लिया, कहीं चिड़ी का ले लिया। इस प्रकार सारे चित्र इकट्ठे करके उन चित्रों को माध्यम बनाकर कहानी सुनाई जाती है बच्चों को। तो ये विधि किस लिए उपयोगी है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। फिर नेक्स्ट है कि समवाय विधि। ये कुछ क्या कि मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है, तो इस विधि को थोड़ा सा क्या है कि ध्यान से देखना। इस विधि का मूल सिद्धांत क्या है, करो और सीखो। और ये क्या कि बुनियादी शिक्षा के आधार पर क्या कि ये विधि है। इस विधि में क्या होता है कि इसमें क्या कि शिक्षा के साथ साथ हस्तशिल्प की शिक्षा भी दी जाती है। यानी कि करो और सीखो, सीधा सा पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी करो और सीखो विधि कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि समवाय विधि। इतना ही याद रख लोगे तो भी क्या कि आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। यानी कि समवाय विधि में क्या होता है, बच्चे को क्या कि करके सीखना है। जो शिक्षा दी जाती है वो बच्चे से क्या कि करवा के सिखाया जाता है। इसमें यानी कि कुछ मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, उनको हम शिक्षा तो दे
प्रॉपर तरीके से दे नहीं सकते, लेकिन उनको क्या कि हम हस्त यानी कि अपने कुछ हाथ का कार्य हम सिखा सकते हैं। तो वो ये विधि है कि यानी कि शिक्षा के साथ साथ हस्तशिल्प कार्य के ऊपर भी ध्यान देती है। तो वो कौन सी विधि होगी? हमारी समवाय विधि। और समवाय विधि का सिद्धांत क्या है? करो और सीखो। साहचर्य विधि, इसे ही हम क्या कहते हैं? संपर्क विधि भी कहते हैं। सर्वप्रथम तो इस क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? साहचर्य विधि के आविष्कारक पूछे तो कौन है? मारिया मोंटेसरी है। कहाँ की है? इटली की है। और यह विधि क्या है कि खेल विधि पर आधारित है। कौन सी विधि पर खेल आधारित है? खेल विधि पर आधारित है। और इस विधि का अधिकतर प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? प्रारंभिक कक्षाओं में किया जाता है। क्वेश्चन बनने के यहाँ पे ज़्यादा चांस है। खेल विधि पे आधारित है तो यहाँ पे क्या कि थोड़ी थोड़ी याद रखो तो याद रख लेना, बट ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साहचर्य विधि है संपर्क विधि। और ये किस पे आधारित है? खेल विधि पर आधारित है। सिर्फ आप इतना याद रख लेना कि साहचर्य विधि है वो किस पे आधारित है? खेल विधि पर आधारित है। यानी कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। जैसे कि हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में, इसमें प्रारंभिक कक्षा कक्ष के अंदर बहुत सी वस्तुओं को संग्रह किया जाता है। फिर क्या कि फिर इन वस्तुओं के नामों को क्या कि अलग अलग गत्ते के कार्डों पर लिखा जाता है। और सभी कार्ड और सभी वस्तुओं को क्या कि बच्चों को दिखाई जाती है और एक साथ आपस में मिला दिए जाते हैं। फिर उसके पश्चात क्या कि बच्चों को जो कार्ड है उनसे संबंधित वस्तुओं को सामने रखने को लिए कहा जाता है। यानी कि बच्चों को क्या कि खेल खेल में शिक्षा इस विधि में दी जाती है। आज का छोटा सा सेशन कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।